अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एम नज़ीर चैनल और बायोलॉजी एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। आज है लेक्चर नंबर 3 और हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, छोटा सा है, इजी सा टॉपिक है, तो इसको जो है हम समझते हैं आज। दैट व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है वाटर की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखना, उसको रेगुलेट करना। ठीक है, यानी कि इसमें हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर मोस्टली अब हम बायोलॉजी पढ़ें, ज़ाहिर बात है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल्स की बात होगी, तो सेल के अंदर जो वाटर है वो एज अ सॉल्वेंट होता है। अच्छा जी, सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट मीन्स ऐसी चीज़ जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है होती है, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो चीज़ कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है एक सोल्यूशन में, उसको हम सोल्यूट कहते हैं। और सेल्स में सोल्यूट जो होता है वो सॉल्ट्स हो सकते हैं, मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, और भी कुछ मटेरियल्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्ट्स हो गए सोल्यूट। ठीक है, सेल की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं ये दोनों चीज़ें। किसी भी सेल के अंदर जो है ये अमाउंट कि वाटर की अमाउंट कितनी है, यानी कि सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी है और सॉल्ट्स की अमाउंट कितनी है, ये एक डिफाइंड क्वांटिटी होती है। ठीक है, जो ऑलरेडी एक सेल की कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई इसके अंदर इतना इतना वाटर कंसंट्रेशन होगा, इतना सॉल्ट कंसंट्रेशन होगा, तो क्या होगा, वो सेल एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएगा अपना फंक्शन। अगर वो क्वांटिटी, वो कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है तो क्या होगा कि सेल सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, उसका स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो ये सब जो है एक मेंटेनेंस जो है वो कौन रखता है? वो रखता है होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म क्या करता है? मेंटेन करता है सेल की कंसंट्रेशन को। लिविंग वर्ल्ड में क्या होता है? सेल्स जो हैं वो बहुत तरह के इन्वायरमेंट चेंजेस जो है उन्हें फेस करना पड़ता है। एक सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है, और बाहर जो उसके अराउंड इन्वायरमेंट है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना है उसने, ठीक है, और बाकी जो चेंजेस है, जितने भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस आती हैं, उसको फेस करनी है, और अपने आप को, अपना इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन रखना है विद द हेल्प ऑफ होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हैं वो उनको फेस करने पड़ते हैं, यानी कि सेल्स को फेस करने पड़ते हैं। जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आते रहते हैं। कुछ चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि वाटर से रिलेटेड है, जो सेल को फेस करने पड़ते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, नेक्स्ट इज़ हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, एंड थर्ड वन इज़ आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। अच्छा जी, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट क्या है? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जिसमें सेल के एक्सटर्नली, मतलब सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सेल कंसंट्रेशन। यानी कि सेल के अंदर जो है ना वाटर अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके जो अराउंड जो है उसकी सराउंडिंग में वाटर अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक कहते हैं, क्योंकि उस सेल के आउटसाइड क्या होता है? डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। सेकेंड वन इज़ हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सेल की अराउंड, यानी कि उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर कंसंट्रेशन बहुत कम होती है और सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत होती है। सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो और सॉल्वेंट की कम हो, यानी कि वाटर कम है और सॉल्ट्स ज़्यादा हैं, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक। तो जब सेल के अराउंड हाइपरटोनिक कंडीशन होती है, इसका मतलब ये है कि उसमें सॉल्ट ज़्यादा प्रेजेंट है और वाटर अमाउंट एज़ कम्पेयर टू सेल जो है वो कम है। थर्ड सिचुएशन इज़ आइसोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो बाहर है, यानी कि आउटसाइड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर कंसंट्रेशन बिल्कुल वैसी है जैसी सेल के अंदर है, यानी कि दोनों के जो इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है। सेम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू सेल, यानी कि सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों में जो वाटर कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल सेम होगी। तो ये तीन तरह के जो इन्वायरमेंट है सेल को फेस करने पड़ सकते हैं। अब इन तीनों को जो है हम देखते हैं कि इनका इफ़ेक्ट क्या होता है सेल पे। अगर सेल को इस तरह की कंडीशन फेस करनी पड़ गई है और वो कोई किसी किस्म का होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म जो है वो नहीं यूज़ कर रहा, यानी कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा?
इन डायग्राम्स आप देख सकते हैं, ये जार्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है आप हम लोगों ने, ठीक है, एक आप लोगों ने जो क्या करना है, फ़र्ज़ करना है कि इसके अंदर क्या है, सोल्यूशन है। जैसे ये है, इसके अंदर सोल्यूशन है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इस सेकंड में है आइसोटोनिक सोल्यूशन, एंड थर्ड वन में क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और इन तीनों के अंदर जो है एक एक सेल प्रेजेंट है। अब हम लोग इसको डायग्राम से क्या सीखेंगे कि इसके ऊपर, इन सोल्यूशंस के ऊपर, इन सोल्यूशंस की वजह से इन सेल के ऊपर जो है क्या अफेक्ट होता है। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन इज़ हाइपोटोनिक। उसमें क्या होगा, हम लोगों ने पहले ऊपर पढ़ा था कि हाइपोटोनिक क्या होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन होता है आउटसाइड द सेल। डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, आप लोगों ने यहाँ पे एक बात जो है वो याद रखनी है। एक रूल है कि जो अगर जार में वाटर अमाउंट ज़्यादा है, सेल के अंदर वाटर अमाउंट कम है, तो क्या होगा, चीज़ हमेशा जो है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएगी। यानी कि वाटर कंसनट्रेशन आउटसाइड सेल ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वाटर मूव करेगा इनवर्ड, सेल के अंदर मूव करेगा। जब वाटर जो है बाहर से सेल के अंदर मूव करेगा तो उससे क्या होगा, सेल के अंदर ज़्यादा वाटर हो जाएगा और वो क्या होगा, बहुत स्टिफ और एक टर्जिड पोजीशन में आ जाएगा। अगर आप कंपैरिजन करें सेल की शेप्स का तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो है सबसे ज़्यादा स्टिफ है, ज़्यादा टर्जिड है, यानी कि उसके अंदर वाटर अमाउंट जो है ज़्यादा हो गई। जैसे हम बैलून में अगर एयर को फिल करते हैं उसी तरह से उसकी शेप जो है एक बिल्कुल टाइट सी फॉर्म में आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर जो है सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो क्या होगा, बिल्कुल स्टिफ और टर्जिड हो जाएगा। ये इफ़ेक्ट था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एक सेल के ऊपर। नेक्स्ट वन इज़ आइसोटोनिक। इसमें क्या है, क्योंकि बाहर भी कंसंट्रेशन वाटर की सेम है, सेल के अंदर भी सेम है, तो क्या होगा, वाटर जो है ना तो बाहर से अंदर जाएगा ना तो अंदर से बाहर जाएगा। तो क्या होगा, सेल की जो शेप है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगी। यानी कि इस वक्त सेल जो है अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन किए हुए है। क्यों, क्योंकि ना तो पानी बाहर से अंदर जा रहा है और ना ही अंदर से बाहर जा रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ जो है वाटर कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है। थर्ड वन इज़ हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या है, इस जार के अंदर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जो कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्ट अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, वाटर अमाउंट कम है। अब वाटर अमाउंट बाहर कम है, मतलब सेल के अंदर ज़्यादा है। अब क्या होगा, सेल से जो है ना वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हम लोगों ने पहली बात की है कि हायर कंसनट्रेशन से हमेशा जो है लोअर कंसनट्रेशन की तरफ वाटर मूव कर रहा है, करेगा हमेशा, ठीक है। तो क्या होगा कि अंदर सेल की कंसनट्रेशन वाटर की ज़्यादा थी, वो क्या अमाउंट ज़्यादा थी, तो वाटर जो है वो सेल के अंदर से बाहर चला गया जार के अंदर। इसकी रिज़ल्ट में जो है सेल की शेप जो है वो इस तरह की होगी, यानी कि सेल जो है वो श्रिंक हो गया, उसके अंदर वाटर जो है वाटर अमाउंट कम हो गई, क्योंकि वाटर जो है सेल का वो सारा जो है जार में चला गया, ठीक है। ये होता है इफ़ेक्ट इन तीनों टाइप्स की सोल्यूशन का। यानी कि इस तरह की कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जब सेल को फेस करना पड़ता है तो इस तरह की सिचुएशंस जो है वो बन जाती हैं। अब इन तीनों जार्स को अगर आप देखेंगे तो हर एक में जब शेप चेंज हो रही है या वाटर कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो क्या होगा, सेल जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहा। नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहा तो वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा नॉर्मली। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन किया जाए। और इन इंटरनल इन्वायरमेंट को सेल्स जो हैं वो कैसे मेंटेन करते हैं, वो करते हैं होम्योस्टेटिक मैकेनिज़म्स की हेल्प से। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने होम्योस्टेटिक मैकेनिज़म्स के बारे में पढ़ा था, कंट्रोल सेंटर्स के बारे में पढ़ा था, सेंसर्स और इफ़ेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। इसी तरह के बहुत सारे मैकेनिज़्म जो हैं वो यूज़ होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ये कुछ एग्जांपल्स ही ताकि आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ऑस्मो रेगुलेशन का वो समझ आ सके। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, प्लांट्स में कैसे होती है, ठीक है। पर स्पेसिफिकली हम लोग टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे कि उसमें वो कौन सा ऐसा मैकेनिज्म यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो अपने इंटरनल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को मेनटेन कर सकते हैं। आज का लेक्चर आई होप कि आप लोग को समझ आ चुका होगा और इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। कोई बात समझ ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसको हमारे चैनल को MMNazir चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।